हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इस वीडियो में किस बारे में बात की जाएगी। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन समझाया जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है उसमें हमारा पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो आपके अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे दिया गया है। एक तो इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया जाएगा और इसके बाद अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 15 पे दिया गया है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो में पहली बात हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें बताया गया है फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended on March 31st 2017। इसका मतलब है कि नीचे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है जो क्लीन दिल्ली क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले ईयर के लिए। हमें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हुए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लीन दिल्ली क्लब का। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। उस फॉर्मेट को मैंने, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो इसलिए पहले ही बना के रेडी कर दिया है। इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर टाइटल में लिखा जाएगा इन बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि हमें ये बनाना है, और उसके बाद लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31 2017, यानी 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लीन दिल्ली क्लब का ये बनाया गया है। अब इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको 4 कॉलम की एक टेबल बनानी होती है, जिसमें 2 कॉलम डेबिट साइड के होते हैं और 2 कॉलम क्रेडिट साइड के होते हैं। डेबिट के जो दोनों कॉलम होते हैं वो एक्सपेंडिचर और अमाउंट को शो करते हैं, और इसी तरह से क्रेडिट साइड के जो 2 कॉलम होते हैं वो इनकम और अमाउंट को शो करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसमें एंट्री करना। तो एंट्री में पहली चीज़ हमें बताई गई है रिसिप्ट साइड की। रिसिप्ट साइड में हमें दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी एक ओपनिंग बैलेंस को शो करने वाली आइटम है, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम बैलेंस बीडी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं नहीं दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अगला आइटम हम यूज़ करेंगे वो है टू सब्सक्रिप्शन 22,500, यानी हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव्ड हुई है 22,500। अब ये जो 22,500 है ये हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है, हमें प्रॉफिट हुआ है, हमारी इनकम है, तो इस अमाउंट को हम इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे हमारी पहली आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से। ये आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, और हमें अमाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है, तो मैं कंप्लीट अमाउंट यानी 22,500 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लूँगा। अब इसके बाद अगली आइटम हमारी है टू इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस से रिलेटेड 2 रूल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय फॉलो किए जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स और सीबीएसई पैटर्न में फॉलो किया जाता है वो है इंट्रेंस फीस को रिवेन्यूअल नेचर का बताते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना। और रूल नंबर 2 जो अदर कुछ राइटर्स फॉलो करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली इनकम लिखी जाती है और इंट्रेंस फीस एक लॉन्ग टर्म आइटम है, इसलिए इसको वो बैलेंस शीट में शो करना प्रेफर करते हैं। तो हम यहाँ एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करेंगे और इंट्रेंस फीस को इनकम साइड में बाय इंट्रेंस फीस के नाम से दिखा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंट्रेंस फीस, और उसमें हमारी अमाउंट आएगी 1250 रुपीज़। इंट्रेंस फीस के बाद जो नेक्स्ट आइटम हम लिखेंगे वो है डोनेशन का 2500। अब ये जनरल डोनेशन है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जनरल डोनेशन को हम बाय इनकम साइड में लिख लेंगे बाय डोनेशन के नाम से।
और इसकी अमाउंट आ जाएगी 2500 रुपीज़। तो ये 2500 रुपीज़ हमने इनकम साइड में मेंशन कर लिया। इसके बाद डोनेशन के नीचे दिया हुआ है रेंट ऑफ हॉल, ये भी एक इनकम की आइटम है, तो बाय रेंट ऑफ हॉल के नाम से इसे भी मेंशन कर दिया जाएगा। इसकी अमाउंट आएगी आपके 750 रुपीज़ रेंट ऑफ हॉल के बाद। अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके सेल से अगर कोई प्रॉफिट होता तो वो इनकम में आ जाता, इसके सेल से अगर कोई लॉस होता तो वो एक्सपेंडिचर में दिखा दिया जाता। लेकिन इसके सेल से मिलने वाली जो टोटल अमाउंट 3000 है वो तो हम इन्वेस्टमेंट में से ही कम करेंगे, यानी वो तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। अब यहाँ हमारा रिसिप्ट कॉलम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर कॉलम के बारे में। एक्सपेंडिचर कॉलम में हमारा जो पेमेंट साइड की अमाउंट है हम उससे रिलेटेड एंट्रीज इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर साइड के आइटम्स को लिखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड के लिए पेमेंट साइड का जो मेरा पहला आइटम मुझे दिया गया है वो है बाय सैलरी, और बाय सैलरी में 1500 रुपीज़ दिए गए हैं। तो ये एक एक्सपेंडिचर की अमाउंट होने की वजह से टू सैलरी के नाम से एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगी, और इसमें रुपए आएंगे 1500 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे दी हुई है बाय रेंट 800 रुपीज़। तो ये भी एक्सपेंडिचर हैं, तो इसको भी लिख देंगे टू रेंट के नाम से 800 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दिया हुआ है बाय इलेक्ट्रिसिटी 3500। तो इसको हम टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, और चाहे तो टू इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा जा सकता है, टू इलेक्ट्रिसिटी, और अमाउंट में आ जाएगा 3500 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला आइटम हमारा दिया हुआ है बाय टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस हैं इसको मैं लिख लूँगा टू टैक्स एक्सपेंसेस या टू टैक्सेस के नाम से एक्सपेंडिचर साइड में 1700 रुपीज़। 1700 रुपीज़ के टैक्सेस लिखने के बाद अगला है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इसको भी मैं टू साइड में मेंशन कर लूँगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से। तो ये आ जाएगा हमारा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और यहाँ इसके रुपए आ जाएंगे 380 रुपीज़। तो ये टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा 380 रुपीज़ एक्सपेंडिचर साइड में मेंशन हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अगला है बाय सैंडरी एक्सपेंसेस। तो इसको हम टू साइड में मेंशन करेंगे टू सैंडरी एक्सपेंसेस के नाम से, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 920 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा दिया हुआ है बुक्स परचेज। अब बुक्स परचेज में आपको ये याद रखना है कि बुक्स जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स का वर्क करती है, एसेट्स के रूप में रखी जाती है, और एसेट्स का परचेज एक कैपिटल नेचर की आइटम होने की वजह से इसे रिवेन्यूअल नेचर की आइटम नहीं मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड, ये भी एक इनकम साइड की आइटम नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट का रूप, इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल नेचर की आइटम माना जाता है, और कैपिटल नेचर की आइटम होने की वजह से ये भी हमारा सीधा बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का रूप है, कैपिटल नेचर की आइटम है, बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है, तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद लास्ट आइटम हमारी बची है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आइटम्स को इसमें नहीं दिखाएंगे, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम है, तो इनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसकी कंप्लीटली आइटम्स हमने राइट डाउन कर ली है, रिकॉर्ड कर ली है। तो इसके बाद हम निकालेंगे इसका बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ आपको याद रखना है कि अगर इसका बैलेंसिंग फिगर इनकम साइड ज़्यादा होके एक्सपेंडिचर साइड कम आ जाता है तो इधर हम टू सरप्लस लिखेंगे, और यदि एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा आके इनकम साइड की टोटल कम आ जाती है तो उस डिफरेंस को हम बाय डेफिशिएंसी के नाम से क्रेडिट साइड में इनकम के कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ पहले बात करते हैं इनकम साइड की टोटल की। तो इनकम साइड में हमारे दिया हुआ है 22,500 प्लस 1250 प्लस 2500 प्लस 750, और इनकी टोटल हो रही है हमारे 27,000, जो हम अकाउंट के एंडिंग में मेंशन कर लेंगे 2700 रुपीज़। अब
क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और सीधा सा है, देखने पे ही पता चल रहा है कि इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, तो मैं इसको नीचे मेंशन करके सीधा एक्सपेंडिचर निकाल के उसे लेस कर लूँगा और जो बचेगा उसे बैलेंसिंग फिगर के रूप में बाय सरप्लस में शो कर दूँगा। एक्सपेंडिचर साइड की हमारी टोटल आ रही है 1500 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 1700 प्लस 380 रुपीज़ प्लस 920 रुपीज़, और इस तरह से मेरे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है 8800 रुपीज़, जो 27000 से कम है। तो यहाँ मेरा आएगा टू सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आप इसे चाहो तो नीचे लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और जो डिफरेंस की अमाउंट है वो इसमें मेंशन कर लेंगे। डिफरेंस की अमाउंट हमारे आएगी 8800, तो हमारी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है, और 27000 में से जब ये 8800 हम लेस करेंगे तो पीछे बचेगा 18200 रुपीज़, जो हमारा बैलेंस फिगर है जिसे हमने सरप्लस के नाम से इन एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया है। और इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इलुस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो उससे पहले पढ़ते हैं हमारा इलुस्ट्रेशन नंबर 3, जो हमारे पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन तो हमने यहाँ निकाल लिया है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो दूसरा इलुस्ट्रेशन है वो आपकी बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के नाम से दिया हुआ है, पेज नंबर 15 पे। इसमें आपको बताया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2015 ऑफ नेगीज क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड। हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जो नेगीज क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंशन करना है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो अकाउंट दिया गया है, इस अकाउंट के साथ साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यूज़ करना है। तो इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए जो इन इन्फॉर्मेशन में अमाउंट दी गई है, उन आइटम्स के आगे मैं पहले टिक कर देता हूँ। जैसे पहली अमाउंट मेरे दी गई है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 रुपीज़ के नाम से। तो यहाँ मेरे एक्सपेंडिचर साइड में जो दूसरा आइटम सैलरी है उसके आगे मैं टिक कर देता हूँ, जो मुझे याद दिलाएगा कि इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद अगला मुझे दिया हुआ है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जहाँ मुझे दिया गया है, ये पेमेंट साइड में मुझे इनकम इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 900 रुपीज़ दिए गए हैं। इसके आगे भी मैं टिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये यूज़ में लेने हैं। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 150 रुपीज़ रिसीवेबल है, यानी ये मेरी इनकम का पार्ट है। तो इनकम साइड यानी रिसिप्ट साइड में जो मेरा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है उसे भी मैं टिक कर लेता हूँ कि इसमें भी मुझे कुछ अमाउंट मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400 रुपीज़ दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन के कॉलम में भी मैं टिक कर लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन के आइटम को भी मैं टिक कर लेता हूँ। इसके बाद 50% इंटरेस्ट फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज, तो इंटरेस्ट फीस का जो कॉलम दिया गया है, जो आइटम दी गई है, मैं उसे भी टिक कर लेता हूँ। और उसके बाद लास्ट आइटम जो इसमें लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो है फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो फर्नीचर की जो आइटम मुझे दी गई है, परचेज ऑफ फर्नीचर के नाम से पहली आइटम पेमेंट साइड में दी गई है, उसे भी मैं टिक कर लेता हूँ। तो ये वो आइटम है जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखनी है, तो मुझे अच्छे से याद रहे, इसलिए मैंने इनको टिक कर लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना इलुस्ट्रेशन नंबर 3 का। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट मैंने पहले से बना दिया है। सबसे ऊपर हेडिंग आएगा इन बुक्स ऑफ नेगीज क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2014-15। अब इसमें आपके दो कॉलम चलते हैं, एक कॉलम होता है एक्सपेंडिचर का और अमाउंट का। तो ये एक्सपेंडिचर साइड का कॉलम बन गया, यहाँ आ जाएगा अमाउंट। दूसरा कॉलम साइड का, तो ये इनकम साइड का कॉलम बन गया जो क्रेडिट साइड को मेंशन करता है, और इसमें आ जाएगा अमाउंट। अब जो भी इनकम है मैं इधर शो करूँगा, जो भी एक्सपेंसेस है उसे इधर एंटर किया जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ सारे रिसिप्ट की। सारे रिसिप्ट को हम इनकम के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो हमारी जो रिसिप्ट्स हैं उनमें पहले आइटम आपको दी हुई है
टू बैलेंस बीडी। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। तो बैलेंस बीडी के 25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन मुझे 3 ईयर्स का दिया हुआ है, 2013-14, अभी चल रहा है 2014-15 जो करंट ईयर है, मीन्स 2013-14 हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके 1500 हमारे के लिए इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई काम के नहीं है। नेक्स्ट ईयर 2015-16 की जो अमाउंट है वो भी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम के सिर्फ इस ईयर के 10,000 है जो हम यहाँ मेंशन करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो हमारा बाय सब्सक्रिप्शन आ गया 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने इस कॉलम को टिक किया है। टिक किया है मतलब मुझे इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ सूचना दी गई है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में मुझे सीधा सीधा पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400 रुपीज़। तो ये एक्रूड है मतलब मिलना बाकी है, मतलब इस ईयर में ये अमाउंट मुझे मिलनी ही चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है, तो इसे मैं एक्रूड के नाम से ऐड कर लूँगा। तो यहाँ ऐड हो जाएगा एक्रूड के नाम से 400 रुपीज़, और जो मेरी टोटल अमाउंट आएगी वो हो जाएगी 10,400 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है डोनेशन के 2,500 रुपीज़, जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इट इज़ मेंशन कर लूँगा बाय डोनेशन के नाम से। तो ये आ गया बाई डोनेशन 2,500 रुपीज़। डोनेशन के बाद हॉल रेंट मुझे दिया हुआ है 300 रुपीज़, इसको भी मेंशन कर लिया जाएगा बाई हॉल रेंट के नाम से। बाई हॉल रेंट 300 रुपीज़। हॉल रेंट के बाद अगली आइटम मुझे दी हुई है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जिस पे टिक किया हुआ है, तो इसको भी मुझे अदर इन्फॉर्मेशन के साथ लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। और इसमें मैं लिख लूँगा 450 रुपीज़। अदर इन्फॉर्मेशन में मुझे बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि जो बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल है तो आना बाकी है, तो इस ईयर की इनकम में वो ऐड हो जाएगा। तो इसे मैं लिखूँगा ऐड, और इसे भी आप चाहें तो आउटस्टैंडिंग या एक्रूअल किसी भी नाम से मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ एक्रूड के नाम से मेंशन कर लूँगा, और एक्रूड जो हमारी है वो आ जाएगी 150 रुपीज़। और इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है वो टोटल हो जाएगा 600 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट के बाद अगली चीज़ है इंट्रेंस फीस 500 रुपीज़, जिस पे भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 50% ऑफ इंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। तो मुझे 50% यानी 500 का 50% जो होता है उसे कैपिटलाइज करना है, इसमें नहीं दिखा के बैलेंस शीट में दिखाना है, और बचा हुआ जो 50% है वो ही मुझे यहाँ मेंशन करना है। तो इंट्रेंस फीस में आ जाएगा जो 50% अमाउंट है वो तो जाएगी कैपिटलाइज होके बैलेंस शीट में, और बची हुई जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 50/100 करके 2 जीरो से नीचे वाले से ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 55 सा बचेगा 250 रुपीज़, और ये हमारी इनकम साइड में मेंशन होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट साइड के आइटम की, क्योंकि यहाँ रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हमने मेंशन कर लिए हैं। तो बात करते हैं पेमेंट साइड के आइटम्स के बारे में। तो हमारे पेमेंट साइड का जो फर्स्ट आइटम हमें बताया गया है वो है बाय परचेज ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर एक एसेट्स होता है, तो एसेट्स होने के कारण ये तो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, इसको तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। बट जो ये फर्नीचर है इस पे लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो हमें एक्सपेंडिचर साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के लिए हमें पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है कि फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। तो उसे मैं यहाँ मेंशन करूँगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर में मैं अमाउंट लिख लूँगा। फर्नीचर मैंने ख़रीदा था 5,000 रुपीज़ का, और मुझे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट से। तो 10% की रेट से 5,000 का हो जाता है 500 रुपीज़,
बट मुझे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है कि जो फर्नीचर है वो 1 जुलाई को ख़रीदा गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरह से मेरे यहाँ 9 मंथ ही कंप्लीट होते हैं। तो मुझे 9/12 की रेट से ही डेप्रिसिएशन लगाना है, जो मेरा आ जाएगा 375 रुपीज़। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला काम है हमारा सैलरी। सैलरी का मुझे दिया हुआ है 2 सैलरी। अब सैलरी में भी मैंने टिक कर रखा है, यानी मुझे इसके लिए भी अदर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। तो पहले सैलरीज के 2000 रुपीज़ मैं यहाँ मेंशन कर लूँगा। सैलरी के 2000 रुपीज़ लिखने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में मुझे बताया है सैलरी 1500 आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो सैलरी 1500 आउटस्टैंडिंग है, इसे मैं ऐड के नाम से, आउटस्टैंडिंग के कॉलम नाम से यहाँ मेंशन कर लूँगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और यहाँ मेरा कॉलम में आ जाएगा 1500 रुपीज़ की 3500 रुपीज़ के, इसके कॉलम में मेंशन कर लूँगा। सैलरी के बाद अगला आइटम मुझे दिया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो इसे भी हम 2 के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे 300 रुपीज़। टेलीफोन एक्सपेंसेस के 300 रुपीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के हमें दिए हुए 600 रुपीज़, तो ये भी मैं केस के कॉलम में मेंशन कर लूँगा, अमाउंट के कॉलम में मेंशन हो जाएगा। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी दिया हुआ है, तो उसे भी मैं 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी के नाम से मेंशन कर लूँगा। ये आ गया हमारे पोस्टेज एंड स्टेशनरी के 150 रुपीज़। पोस्टेज एंड स्टेशनरी के 150 रुपीज़ आ जाने के बाद अगला आइटम जो हमारा है वो है परचेज ऑफ बुक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बुक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होती हैं, और एसेट्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, वो बैलेंस शीट में जाती है। तो इस हिसाब से परचेज ऑफ बुक्स यहाँ मेंशन नहीं होगी। परचेज ऑफ बुक्स के बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 900 रुपीज़, तो मैं उसे यहाँ मेंशन कर लूँगा टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। और टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में मुझे अमाउंट दी गई है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की 900 रुपीज़। अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के आगे टिक किया हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे ये चेक करना है कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ मुझे दिया हुआ है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़, यानी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 500 रुपीज़ मेरे अभी आने बाकी हैं। तो इसको मैं यहाँ प्लस करूँगा, ऐड करूँगा, उसमें जोड़ दूँगा, तो यहाँ ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो अभी पे नहीं किए गए हैं। आउटस्टैंडिंग में हमारे आ जाएगा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 500 रुपीज़ जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। तो ये 1400 यहाँ मेरे मेंशन हो जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद हमें बताया है बाय परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स। अब गवर्नमेंट पेपर भी एक तरह का एसेट्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इसे यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। बट जैसे मैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाता हूँ, वैसे ही 5% गवर्नमेंट पेपर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट पेपर मैंने 1 अक्टूबर को ख़रीदे थे और अभी 31 मार्च 2015 चल रहा है, यानी मेरा लगभग आधा साल तो पूरा हो चुका है। तो इस वजह से मुझे इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे इनकम साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो इनकम साइड में मैं दिखाऊंगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से, क्योंकि उसे अभी तक यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर आपकी बुक में नाम दिया गया है, तो हम पेपर वर्ड यूज़ करेंगे। और नीचे अमाउंट आ जाएगी, हमने गवर्नमेंट पेपर ख़रीदे थे 8000 रुपीज़ के, तो यहाँ आएंगे 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ का 10% जो होता है 800 रुपीज़। 10% निकालने के बाद हम देखेंगे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी टोटल 6 मंथ यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको हम 6/12 कर लेंगे और इस तरह से हमारा
जो सॉरी मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर ली है, हमें ये 5% गवर्नमेंट पेपर ही दिए गए हैं, तो हमें यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 5% ही मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 8000 का 5% यानी 400 रुपीज़, और 400 का 1/2 यानी 6/12 अगर मैं करूँगा तो इसका पूरा आंसर आएगा आपके 200 रुपीज़, जो मैं यहाँ इनकम साइड में मेंशन कर लूँगा। अब इसके बाद हमारे गवर्नमेंट पेपर के बाद नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपीज़, जो मैं यहाँ 2 में मेंशन करूँगा। यहाँ आ जाएगा 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपके आ जाएगा 200 रुपीज़, सॉरी 600 रुपीज़। ये यहाँ मेंशन हो जाने के बाद नेक्स्ट आइटम हमारे हैं बाय बैलेंस शीट। अब बाय बैलेंस शीट एक क्लोजिंग बैलेंस शीट की आइटम है, तो इसे मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। इसकी जो आइटम है केसी नैंड का हो चाहे केसेड बैंक का हो, दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, तो उसे यहाँ मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों आइटम यहाँ नहीं आएगी। और इस तरह से मेरी जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अभी बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज़ करने की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम साइड की टोटल करनी है। तो पहले करेंगे हम इनकम साइड की टोटल। इनकम साइड में हमारा दिया हुआ है 10,400 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़, और इस तरह से मेरी इनकम साइड की टोटल आई है 14,250 रुपीज़। अब क्योंकि ये टोटल ज़्यादा है, मुझे साफ दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर साइड की टोटल इतनी नहीं आएगी, तो मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ और अभी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल निकाल के उसे इसमें से लेस कर लूँगा। तो एक्सपेंडिचर साइड में हमारी टोटल आएगी 375 प्लस 3,500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 1,400 प्लस 600, और इस तरह से मेरे एक्सपेंडिचर साइड की जो टोटल आई है वो हो जाती है 6,925 रुपीज़। और जब मैं इसे 14,250 रुपीज़ में से लेस करूँगा तो यहाँ मेरे आंसर आ जाएगा 7,325 रुपीज़, जो कि मेरा यहाँ टू सरप्लस के नाम से मेंशन हो जाएगा। आप चाहे तो इसके नीचे एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। और पेपर मेरे पास कम है तो मैं इसे यहीं क्लोज कर देता हूँ। आपका जो ये आंसर है 7,325 रुपीज़, ये बुक के आंसर से मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ इंट्रेंस फीस को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि हमारे अदर इन्फॉर्मेशन में हमें इंट्रेंस फीस को 50% ही कैपिटलाइज करने को कहा गया था। बट जो आपकी NCERT की बुक्स हैं उसमें इंट्रेंस फीस को 100% कैपिटलाइज करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया गया है। इसलिए आपका जो ये आंसर है वो ओवरऑल जो आंसर है वो 250 रुपीज़ कम आएगा इस आंसर से, और इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो 7,075 रुपीज़ होगा। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चाहे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करो वो भी हमने कर लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करो तो वो भी हमने यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ हमारे वीडियो के एंडिंग में मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए, जैसे आपको इस आंसर के लिए ये जो मैंने अभी लिखा है इसका नोट्स लिखना है, इसको राइट डाउन करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई कंप्लेन है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है आपके पास, तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट एंडिंग, बाय बाय।